सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता क्या है या हम नेशनलिज्म कहते किसे हैं। लॉयल्टी एंड डिवोशन टू अ नेशन, स्पेशली अ सेंस ऑफ नेशनल कॉन्शसनेस, exalting one nation above all other and placing primary emphasis on promotion of its culture and interests as opposed to those of other nations or supranationals groups। अब मीनिंग बहुत क्लियर है बच्चों कि अपने राष्ट्र के प्रति त्याग, बलिदान, गौरव और गरिमा की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। खास करके हमें प्राचीन संस्कृति, प्राचीन धरोहरों को संजो करके रखना होता है और किसी ऐसे ग्रुप के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जो राष्ट्र के प्रति माना जाता है कि राष्ट्र के संसाधन, धरोहरों को अच्छे तरीके से स्वीकार नहीं कर रहे हैं या उसे वो नहीं मान रहे हैं। या हो सकता है कि नेशनलिज्म का प्रयोग जो पड़ोसी देश है उसके भी खिलाफ किया जा सके। ये मैं यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, इसे आप समझिएगा। अब आप देखते हैं व्हाट इज नेशन। नेशन क्या है? जैसे नेशन स्टेट की भी इसमें थ्योरी है, समझिएगा। पीपल हुज कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल बॉन्ड एंड अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। मतलब एक प्रकार की जो राजनीतिक समुदाय की स्थिति है, कॉमन चीज़ें उनके अंदर कुछ दिखाई पड़ें, वैसे लोगों का समूह। सेकंड, their political identity usually comprises such characteristics as a common language, culture, ethnicity, and history. More than one nation may comprise a state, but the term nation, state, and country are often used interchangeably. A nation state is a state populated primarily by the people of one nationality। मतलब वन नेशन के सिद्धांत पर ये काम करता है। किसी भी तरीके के राष्ट्र के सॉवरेंटी पे ये काम करता है कि कोई दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। और कुछ सिमिलरिटी भी इसमें रहती है कि एक ऐसा कॉमन ग्रुप बने जिसकी एक कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, एक आइडेंटिटी हो और एक सामान्य सा इतिहास हो। तो ऐसे लोगों से मिलकर के बना होता है नेशन। कुल मिलाकर के एक तरीके के लोग, एक तरीके के लोग से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ऐसा नेशनलिज्म बनने के पहले नेशन की ऐसी मान्यता थी। अब आगे देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर से मैं इसको रिकैप करता हूँ। मूवमेंट दैट took France between 1787 and 1799, reaching its first climax in 1789 and ended the ancient regime. Causes included the loss of peasant support for the feudal system, broad acceptance of the reformist writing of the philosophies, and expanding that was excluded from political power. A fiscal crisis worsened by participation in the American Revolution and crop failure in 1788। कई सारी ऐसी समस्याएं थी, फसल खराब हो चुके थे, अमेरिका के साथ युद्ध चला था लंबे समय तक, अमेरिकी आज़ादी हुई थी और टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की चर्चा क्यों? फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की चर्चा इसलिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे एक बड़ा कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। आगे हम देखेंगे नेपोलियनिक कोड। ये एक क्वेश्चन भी आपको आता है कि नेपोलियनिक कोड क्या था, ध्यान से सुनेंगे। इट क्लैरिफाइड एंड मेड यूनिफॉर्म द प्राइवेट लॉ ऑफ फ्रांस एंड फॉलोड रोमन लॉ, established equality before law and secured the right to property. This code was exported to the regions under French control. Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system, and freed peasants from the serfdom and manorial dues। अब देखेंगे आप यहाँ की नेपोलियन के सुधार। एक क्वेश्चन आता भी है कि नेपोलियनिक कोड क्या था और नेपोलियन के सुधार कौन कौन से थे। तो नेपोलियन ने विशेषाधिकारों का अंत कर दिया। जो बड़े लोग थे, उनके कुछ स्पेशल राइट थे, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। वहाँ की जो ज़मींदारी व्यवस्था थी, फ्यूडल सिस्टम, उसको ख़त्म किया और प्राइवेट प्रॉपर्टी को मान्यता दी। मतलब रिकॉग्नाइज़ किया कि यदि कोई व्यक्ति अपने हिसाब से चाहे जितना कमा सकता है उतना वो कमा सकता है, कमाए। अब आप ये ऑस्ट्रिया हंगरी का
का मैप देखेंगे, हम ऑस्ट्रिया हंगरी का यहाँ पर जिक्र क्यों कर रहे हैं? ऑस्ट्रिया हंगरी का मतलब ये है कि ये वो राष्ट्र था, ये वो देश था जो पूरी तरीके से यूनिफाइड था और ये हस्तक्षेप करता था अपने पड़ोसी देशों में। हस्तक्षेप करेगा वो, आप देखेंगे कि इटली में हस्तक्षेप करेगा, जर्मनी में, फ्रांस के निर्णय में। तो हर जगह ये ऑस्ट्रिया हंगरी जो साम्राज्य था ये हस्तक्षेप करता था हर मामले में। आगे देखेंगे कांग्रेस ऑफ वियना। वियना कांग्रेस हुआ 1815 में, मतलब नेपोलियन की हार के बाद आप जानते हैं कि वाटरलू के युद्ध में 1815 में नेपोलियन हार गया था और इसके बाद में वियना कांग्रेस हुआ और इस कांग्रेस की अध्यक्षता की थी ड्यूक मैटरनिक ने। ड्यूक मैटरनिक कहा करता था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाती है। व्हेन फ्रांस नीड्स होल ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, पूरे के पूरे यूरोप को सर्दी की जुकाम हो जाती है। मतलब फ्रांस में पड़ने वाले छोटे मोटे प्रभाव का जो फ़र्क था वो दिखता था बाकी के यूरोपीय देशों में, इसलिए वो बहुत घबराता था फ्रांस में छोटे मोटे भी चेंज होते थे। तो अब देखेंगे आप 1814 टू 1815 असेंबली दैट रिकॉग्नाइज्ड यूरोप आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर, द पावर ऑफ द quadruple alliance had concluded the treaty of Chinon just before Napoleon's first abdication and agreed to meet later in Vienna. There they were joined by Bourbon, France as a major participant and by Sweden and पुर्तगाल। इसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा। संक्षेप में मैं बता देता हूँ कि 1815 की जो वियना कांग्रेस में हुआ कि उस समय प्रेस का मुंह बंद कर दिया गया, जो भी लोकतंत्र के पक्ष में आवाज़ उठाता था उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। और इसके अलावे फ्रांस में जो रूढ़िवाद कंजर्वेटिज्म की जो प्रोसेस थी उसको लागू किया गया। जो प्राचीन बारबो वंश अर्थात लुई 16 का जो वंशज था उनको पुनः राज्य दे दिया गया नेपोलियन के बाद, और जितने भी बदलाव नेपोलियन के द्वारा किए गए थे वो सारे समाप्त कर दिए गए। तो आफ्टर कांग्रेस ऑफ वियना क्या घटा उसके बाद में? ऑस्ट्रियन प्रिंस मैटरनिक वांटेड कांग्रेस ऑफ वियना टू मेंटेन ओल्ड यूरोप ओल्ड रिलेशनशिप। ये हमने बताया था कि पुराना यूरोप और पुराना संबंध है। 15 years आफ्टर कांग्रेस ओल्ड ऑर्डर डिस्ट्रॉयड बियॉन्ड रिपेयर। 1800 नेशनलिज्म अ ग्रोइंग फोर्स इन यूरोप फोस्टर्ड बाय डिसीजंस मेड एट कांग्रेस ऑफ वियना। जो भी परिवर्तन किए गए थे, डिसीजंस लिए गए थे, उसको रद्द कर दिए गए। अब आप ये देखेंगे यूरोप आफ्टर कांग्रेस ऑफ वियना 1815 के जो कांग्रेस हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था, उसके बाद यूरोप का नक्शा कैसे शुरू होता है। पुर्तगाल से आप शुरू करेंगे, स्पेन को देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का बड़ा सा नक्शा। तो मतलब एक तरीके से यूरोप में एक तरीके से री इस्टेब्लिशमेंट हुआ था मैप का, और मैप को फिक्स करने की कोशिश की गई थी, परमानेंट करने की कोशिश की गई थी। अभी आप देखेंगे कि इसमें इटली और जर्मनी को बिल्कुल टूटे हुए स्टेटस में दिखाया गया है। आगे आप देखेंगे 1871 के मैप में कि इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था, तो उनका कैसा फिगर था। देन नेशनल ग्रुप्स इग्नोर्ड। कांग्रेस हैड इग्नोर्ड नेशनल ग्रुप्स। जो वियना कांग्रेस हुआ था वो प्लेसिंग देम अंडर कंट्रोल ऑफ लार्ज एम्पायर्स। सम एम्पायर्स इंक्लूडेड डिफरेंट एथनिक ग्रुप। Italians split into 3 groups, much of northern Italy under Austrian rule, other states under Habsburg, still others under a French ruler. Italian nationalism grew in opposition to this condition. तो ये सारे परिवर्तन किए गए थे वहाँ पर। कई सारे नेशनल ग्रुप को इग्नोर किया गया था, और आप देखेंगे कि इटली को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था, जर्मनी पर भी पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की गई थी। अब आप देखेंगे कि नेशनलिज्म कितने प्रकार के होते हैं। सिविक नेशनलिज्म, एथनिक नेशनलिज्म, इसके बाद में एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म, रेडिकल और रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, लिबरेशन नेशनलिज्म, फासिज्म। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनलिज्म है। देन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब कैसे यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई? इन द वेरी बिगिनिंग देयर वर नो पर्टिकुलर नेशन स्टेट एंड ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप was under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. For example, the Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary consisted of people belonging to different ethnic groups. It included 2 alpine regions, the Tyrol, Austria, and the
Sudetenland as well as Bohemia, where the aristocracy was प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। मतलब अलग अलग भाषा समुदाय के लोग रहते थे और उनमें किसी प्रकार का एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी और सभी कहीं ना कहीं एक मोनार्क के अंडर में, एक राजतांत्रिक व्यवस्था के अंडर में वो रूल्ड किए जाते थे। कई सारे डिफरेंट जर्मन स्पीकिंग पीपल और डिफरेंट जो रिलीजन के, डिफरेंट रीजन के जो लोग थे, वे अलग अलग डिफरेंट स्पीकिंग पीपल वो एक राजा के अंडर में वो काम करते थे। देन इन द फेस ऑफ ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन येट अनदर क्लास ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन केम इनटू बीइंग। This class was educated, broad-minded, and supported ideas of national unity, leading to the downfall of aristocratic class। जो बड़े विशेषाधिकार प्राप्त लोग थे, उनकी क्षमता में जब कमी आई, जब राजा के, सामंतों के काम करने की क्षमता में कमी आई, तो कुछ पढ़े लिखे लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान, कुछ इंटेलेक्चुअल क्लास के दिमाग में एक नेशन स्टेट की बात आई कि क्यों ना एक मजबूत और ताकतवर स्टेट होना चाहिए। विद दिस अ न्यू डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म क्रेप्ट अप विच politically emphasized the concept of government by consent. This liberal nationalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law। एक लिबरलाइजेशन का काल आया जिसको हम उदारीकरण के भी नाम से जानते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बढ़ावा दे सकता है, जो म्यूचुअल कंसेंट से एक अपने चुने गए राजा का को बढ़ावा दे सकता है, जो नए विचारों को बढ़ावा दे सकता है, जो सबके लिए राइट टू वोट की बात करेगा। तो इस प्रकार की एक लिबरल विचारधारा वहाँ पर आई जो नेशनलिज्म के लिए उत्तरदायी थी। अब आगे देखेंगे हम अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। हमने आपको बताया कंजर्वेटिज्म का, रूढ़िवाद का जो सबसे बड़ा लीडर था वो था ड्यूक मैटरनिख। ड्यूक मैटरनिख के फैसले के बाद में एक नया कंजर्वेटिज्म, एक नया रूढ़िवाद उभर करके आया। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रशा एंड ऑस्ट्रिया who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815, which undid the changes brought about in by Napoleon. Thus, the whole of Europe was tipped back into the sea of autocracies। मतलब पूरा का पूरा यूरोप एक प्रकार के राजतांत्रिक व्यवस्था में दबता चला गया, एक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के हाथ में घुसता चला गया। अब आगे देखेंगे द रिवोल्यूशनरीज। अब कई सारे क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए। मतलब जो एरिस्टोक्रेसी का मतलब है जो बड़े बड़े कुलीन तंत्र को समाप्त करने के लिए, बड़े बड़े ताकतवर व्यक्तियों की सत्ता को समाप्त करने के लिए। बट दिस ऑटोक्रेसी कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। बहुत लंबे समय तक ये ऑटोक्रेसी नहीं चल सका। एज सेक्रेट सोसाइटीज बिगेन टू स्प्रिंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। द रिवोल्यूशनरीज विद द एजेंडा ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम सॉ नेशनलिज्म एज द सुटेबल लाइट बियरर। वो नेशनलिज्म को एक लाइट की तरह देखते थे कि इस एरिस्टोक्रेसी को समाप्त करने के लिए नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। आगे देखेंगे वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी ज्यूस्पे मैजनी, बॉर्न इन जेनेवा इन 1807। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सेक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। द टेंडर एज ऑफ 24 ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लिगुरिया। He subsequently founded two more underground societies, first Young Italy and Marseilles, and then Young Europe in Bern, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy, and the German states। अब देखते हैं कि ज्यूस्पे मैथसन ने किस प्रकार से रिवोल्यूशन शुरू किया। कार्बोनरी और कई सारे मार्सेलिस जैसे कई सारे उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को बनाए जो गुप्त रूप से रिवोल्यूशन करते थे, क्रांति को जन्म देते थे। राजा के खिलाफ या एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ और लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ये संस्थाएं काम करती थी गोपनीय तरीके से। अब हम देखेंगे एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848। 1830 से 1848 के बीच में कई सारे रिवोल्यूशन हुए।
पहला आपने देखा था कि 1789 में हुआ, फिर अचानक नेपोलियन आता है, फिर 1830, देन 1848। कई सारे परिवर्तन पूरे यूरोप में हो रहे थे। क्या हो रहे थे? इवन दो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैड स्टार्टेड सरफेसिंग ग्रेजुअली ड्यूरिंग द कंजर्वेटिज्म एरा itself, the real noteworthy upheaval against it occurred in France in July 1830. The Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionary who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. When France needs Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold, जो हमने आपको पहले बताया था. An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. अब यहाँ पर 1832 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कहानी है, और इसे ये भी बताता है कि किस तरीके से न्यू कंजर्वेटिज्म का विरोध होने लगा। लोगों ने जो बारबो वंश को लाया गया था, बारबो डिनास्टी को, उसके खिलाफ लोग एक साथ हुए और उसको भी उन्होंने उखाड़ करके फेंक दिया, क्योंकि लोगों का जो रिवोल्यूशन था राजतंत्र और मोनार्की के खिलाफ था। और फिर हम देखते हैं आगे रोमांटिसिज्म। अब रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है, पहले इसको इंग्लिश में समझेंगे फिर हिंदी में। नेशनलिज्म फाउंड इट सिग्निफिकेंस नॉट जस्ट इन द sentiments of war and territorial expansion but also in art and culture. According to a well-known German philosopher, Johann Gottfried Herder, the true German culture was to be discovered in the common people through folk songs, folk poetry and folk dances that projected the true spirit of a nation. अब नेशनलिज्म आएगा कैसे? नेशनलिज्म को लाने के लिए पुराने संगीत को, पुराने कला को, पुरानी संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करना होगा, फिर से जन्म देना होगा, तभी नेशनलिज्म आएगा और लोग एक होंगे। मतलब लोगों का एक संस्कृति के प्रति, एक मान्यता के प्रति यूनिफाइड होना नेशनलिज्म के लिए ज़रूरी है। ऐसा मानना था रोमांटिसिज्म में कि प्राचीन संस्कृति को, कला को आगे की ओर बढ़ावा देना नेशनलिज्म के लिए ज़रूरी माना गया। अब देखेंगे आप रियल रिवोल्ट्स ऑफ द कॉमन मासेस। अब सामान्य लोगों के द्वारा क्या हुआ? द होल ऑफ द यूरोप विटनेस्ड वन ऑफ इट्स ग्रेट रिवोल्ट्स इन द हैंड्स ऑफ वीवर्स ऑफ सेल्सिया हु लेड an opposition against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payments. This was followed by the unprecedented epidemic that drove thousands of people on the road without food and unemployment. यूरोप में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई और कई सारे वहाँ पर व्यापारिक लोगों के द्वारा जो कुछ परिवर्तन किए गए थे उसके द्वारा कई लोग सड़कों पर आ गए। देन रिसर्जेंस ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। अब एक नया नेशनलिज्म उभर करके सामने आया, उसको भी हम देखते हैं कि ऐसा लगता है ना कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी राज करने के तरीके में यदि कोई गड़बड़ी होती है या राजा गलत तरीके से राज करता है तो राजा स्वयं में सुधार लाने की कोशिश करता है कि शायद हम सुधार ला दें अपने में और जनता के अकॉर्डिंगली, जनता के मूड के अकॉर्डिंगली हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आएँ। तो वही यहाँ पे आया रिसर्जेंस ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। The revolution in 1848 had led to the abdication of the monarch and pushed their demands for the creation of a nation-state on parliamentary principles, a constitution, freedom of the press and freedom of association. In the course of these events, women were badly neglected. Even in the revolution promised freedom, women were still deprived of their basic right to vote. When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. महिलाओं को अभी तक अधिकार नहीं दिया गया था और 1848 के फ्रैंकफर्ट कॉन्फ्रेंस में हुआ ये कि 831 चुने गए प्रतिनिधि विभिन्न अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे, अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। वे सेंट पॉल चर्च में वो बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं, एक यूनिफाइड
जर्मन नेशन के लिए, और विल्हेम चतुर्थ को आमंत्रित करते हैं, प्रशा के राजा विल्हेम चतुर्थ को, कि वो आए और इसको रिप्रेजेंटेशन करे। महिलाओं को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, और इसी वजह से ये कुछ कारण ऐसे होते हैं कि विल्हेम चतुर्थ मना करता है अध्यक्षता करने से, और ये पूरी की पूरी फ्रैंकफर्ट कॉन्फ्रेंस असफल हो जाती है। आप देखेंगे कि इसी संदर्भ में जो जर्मेनिया है, जर्मेनिया उदास होकर के राइन नदी के किनारे लेटी हुई है। वह यह दिखाता है, यह प्रदर्शित करता है कि जर्मेनिया उदास है फ्रैंकफर्ट कॉन्फ्रेंस के असफल होने के कारण। आगे आप देखेंगे कि जर्मन यूनिफिकेशन कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण। देन इसमें हम कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे, इस पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे in the late 1800 Otto von Bismarck transformed Germany from a loose confederation of separate states into a powerful empire. Reading focus, आगे देखेंगे what steps did Germany take towards unification, what was Bismarck's plan for Germany, and how did the hope of achieve it. To achieve it, how did was lead to the unification of a German empire, in what ways did Germany grow and change after unification. देन अब यहाँ पे देखेंगे कि स्टेप्स टुवर्ड्स यूनिफिकेशन, किस तरीके से यूनिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले तो हुआ नर्सरिंग नेशनलिज्म, सबसे पहले कि नेशनलिज्म को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया, और उसके बाद शुरू हुआ रिवॉल्यूशन, और तब हुआ यूनिफिकेशन। मतलब नर्सरिंग नेशनलिज्म, देन रिवॉल्यूशन, देन यूनिफिकेशन, एंड अंतिम में एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जिनको हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले के सिचुएशन के बारे में। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1815 आफ्टर नेपोलियंस डिफीट, कांग्रेस ऑफ वियना रिटेन्ड ऑर्गेनाइजेशन रीनेम्ड इट जर्मन कॉन्फेडरेशन। 39 सेपरेट स्टेट्स विथ कॉमन लैंग्वेज कल्चर पोज्ड फॉर मूवमेंट टू यूनाइट। नेपोलियन नर्सर्ड नेशनलिज्म बाई यूनाइटिंग जर्मन स्टेट्स इंटू कॉन्फेडरेशन। देन रिवॉल्यूशन, 1848 revolution swept through Europe. German liberals also took opportunity to revolt, differed over whether to support constitutional monarchy or republic, agreed that German unity would promote individual rights, liberal reforms. तो इस प्रकार से जर्मनी का यूनिफिकेशन के में एक कदम होता है कि जर्मनी में किस तरीके से यूनिफिकेशन की प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टेप्स ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी में कैसे कैसे यूनिफिकेशन हुआ। द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848, द प्रोमिसेस ऑफ रिफॉर्म्स, द जॉल्वे राइन, देन जर्मन यूनिफिकेशन। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में ऑटो ऑन बिस्मार्क का बहुत बड़ा रोल था। बिस्मार्क को गुप्त संधियों का जन्मदाता कहा जाता था, और आप जानते हैं कि भारत में भी बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो बिस्मार्क ने कई सारे पड़ोसी देशों से गुप्त संधि करके जर्मनी को यूनिफाइड किया। ये हैं ऑटो ऑन बिस्मार्क। इनके बारे में पूरी कहानी आप पढ़िएगा ध्यान से। इसके बाद टेक्स्ट बुक में भी ये दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। देन आते हैं यूनिफिकेशन एंड एम्पायर। किस तरीके से यूनिफिकेशन होता है एक एम्पायर का, कैसे प्रिपरेशन होता है, देन कैसे नेशनलिज्म आता है। हमने आपको पहले बताया कि पहले डिफरेंट व्यूज़ आए और वो प्रिपरेशन किए नेशनलिज्म के लिए। अब यहाँ हम देखेंगे कि द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। मतलब छोटे छोटे जो जर्मन स्टेट्स थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, वो आ जाते हैं 1871 में एक राजा के अंडर में और एक सिस्टम के अंडर में वो मिलके काम करने लगते हैं। जबकि आप देखते हैं कि 831 कई सारे मतलब रिप्रेजेंटेटिव थे जर्मन यूनिफिकेशन के पहले। अब आप देखेंगे कि जर्मनी का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुआ, जर्मनी ने कैसे अपने आप को धीरे धीरे डेवलप किया। इसके बाद इटली का यूनिफिकेशन में हम देखेंगे फॉर लॉन्ग इटली टू वॉज अनटच्ड। अब इटली को ये पूरे के पूरे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके बारे में आपको बता दूं कि इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ था वो सार्डिनिया पिडमॉन्ट के लीडरशिप में हुआ था। और इटली की यूनिफिकेशन में मैजनी, गैरीबाल्डी और काउंट कैमिलो दो कैवूर का बहुत बड़ा रोल था। 1871 में इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है और इटली के यूनिफिकेशन के बाद विक्टर इमैनुएल को वहाँ का राजा बनाया जाता है।
अब आप देखेंगे ये पूरा का पूरा इटली के मैप को देख सकते हैं कि कैसे इटली एक यूनिफाइड इटली में बदल गया। 7 स्टेट्स जो हैं इसके मिलकर के पूरी तरीके से यूनिफाइड हो गए। देन विजुअलाइजिंग द नेशन। अब आप नेशन को कैसे विजुअलाइज करेंगे? ऐसा कहा जाता है, जैसे आपने देखा कि एक इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे भारत माता की तस्वीर को दिखाया जाता है और हम बोलते हैं भारत माता की जय, तो हम भारत को, पूरे देश को भारत माता के रूप में देखते हैं। ये सिर्फ अभी नहीं हुआ, बल्कि आप नेशनलिज्म इन इंडिया जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से कई सारे पेंटर्स ने चित्र बनाए। भारत में अवनींद्र नाथ टैगोर ने चित्र बनाए, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा जन गण मन, बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा। तो ये सब एक नेशन को विजुअलाइज करने के लिए ज़रूरी थे कि नेशन को इस तरीके से देखा जाए, एक सिंबल के रूप में देखा जाए।